हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे साथ साथ में आप वीडियो प्ले करते करते साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, राजेश एंड रमेश 4:3 they agreed to share future profits in 3:2. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पे गेन और सैक्रिफाइस पूछा है, तो गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो 4:3 और न्यू रेशियो 3:2। सो Rajesh's sacrificing ratio, old ratio minus new ratio, तो 20 और 21, तो 1/35, और ये नेगेटिव है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब राजेश गेन कर रहा है 1/35। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, राजेश गेन्ड 1/35 एंड रमेश सैक्रिफाइस 1/35, ये हम सीधा टिक कर सकते हैं, बिकॉज दो ही पार्टनर है, एक अगर गेन कर रहा है तो दूसरा उतना ही सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, लैंड ऑफ बुक वैल्यू 2,70,000 was found undervalued by 10%. अंडरवैल्यूड बाय 10% मतलब लैंड का ओरिजिनली कुछ तो वैल्यू था, गलती से हमने उसको 10% से रिड्यूस कर दिया, और ये जो वैल्यू है वो 90% है। तो यहाँ पे 90% अगर 2,70,000 है, तो जो 10% गलती से रिड्यूस किया वो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30,000। सो लैंड हमको 30,000 से वापस इंक्रीज करना है, अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। Next, assertion at the time of admission of new partner, old partnership comes to an end and new partnership agreement comes to into existence. तो ये assertion है वो true है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के टाइम पे पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, उसी को बोलते हैं रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड रीजन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स। तो ये रीजन जो है ये गलत है, बिकॉज पूरा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे असर्शन हो जाएगा करेक्ट और रीजन हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड का आंसर है सी। नेक्स्ट, फोर्थ, ABC 221 they decided to share future profit 753. Advertisement suspense appeared in the books, show accounting treatment. अब जो भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पहले से बैलेंस शीट में होगा वो पार्टनर्स में कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो अकॉर्डिंगली उसका जर्नल एंट्री पार्टनर्स है ए बी एंड सी। सो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट है 4,500 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, विच इज 2:2:1। सो 1800, 900। नेक्स्ट, राम, मोहन, श्याम शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। X withdrew 2,000 every month at the beginning of every month up to 30 September. Calculate interest on drawings at 5%. अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर्स में भी किए हैं। 2,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, बट ओनली अप टिल 30 सितंबर। सो पहले 6 मंथ्स ही उसने विड्रॉ किया है, तो टोटल ड्रॉइंग्स 2,000 इंटू 6 12,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, एंड हमको कैलकुलेट करने हैं मंथ्स। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो में। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो सबसे पहला ड्राइंग, बिकॉज ही इज विड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सबसे पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को होगा। साल 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल के बाद
12 मंथ्स बचे। सबसे लास्ट ड्राइंग जो है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 सितंबर को होगा एंड 1 सितंबर से ईयर एंड 31 मार्च तक 7 मंथ्स बचते, तो 12 प्लस 7 अपॉन 2 इतने मंथ्स के लिए चार्ज होगा। सो 19 अपॉन 2 9.5 मंथ्स हो जाता है। 12,000 का 5% 600 इंटू 9.5 बाय 12। So 600 divided by 12 5475 rupees। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। अब पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया है, ए का सैलरी और बी का कमीशन दिया है। तो सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को मिलता है जिसकी वजह से उनका कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर्स ए बी, सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल्स है 5 लाख एंड 5,40,000 प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा सैलरी। तो ए सैलरी है 1,000 पर मंथ मतलब 12,000 और बी कमीशन है 20,000। सो प्लस कमीशन बी के कॉलम में 20,000। तो पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल्स 5,12,000 एंड 5,60,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट, a firm with total assets 4 lakh and outside liabilities 168 earns an annual profit of 36,000, normal rate of return भी दिया है। Calculate goodwill by capitalization of super profit method। ओके, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में अपना एक्चुअल या एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना होता है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है अपना टोटल एसेट्स 4 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 1,68,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 2,32,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो इसका 12%। सो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 माइनस 27,840, ये हो जाएगा 8,160। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 8,160, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12, सो गुडविल हो जाएगा 68,000। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अभी 8th और 9th के लिए केस स्टडी दिया है। बेस्ड ऑन द केस स्टडी आंसर क्वेश्चंस 8 and 9। Divya, Ananya and Jaya 431. Divya died and goodwill is valued at 5% of net profit credited to the deceased partner's capital account in the last 3 completed years. Profits दिए। Building was found undervalued by 80,000। सबसे पहले पूछा है जया शेयर्स ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रिवैल्यूएशन का सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 80,000। अंडरवैल्यूड मतलब बिल्डिंग गलती से हमने कम लिख दिया था, अभी हमको बढ़ाना है, तो ये 80,000 का गेन हो जाएगा। 80,000 का गेन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:1, तो जिसमें से जया का शेयर है 1/8। तो 80,000 का 1/8 10,000 होता है। सो अकॉर्डिंगली 8th क्वेश्चन का आंसर है 10,000 विच इज ऑप्शन बी। देन दिव्या शेयर ऑफ गुडविल विल बी। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द लास्ट 3 years। अब 3 years का प्रॉफिट दिया है, पहले उसको ऐड करेंगे। सो 1,05,000 प्लस 30 इज 135, 135 प्लस 84
is 2,19,000. ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से जो डिसीज्ड पार्टनर है दिव्या, उसका शेयर हो जाता है 4/8, तो इंटू 4/8, so 1,09,500. This is the amount of profit credited to the deceased partner. अब गुडविल कितना वैल्यू होगा, तो इट इज 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर. सो ये जो प्रॉफिट निकला है इसका भी हाफ करेंगे, सो गुडविल हो जाएगा 1,09,500 इंटू 50%, तो 54,750. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, which of the following is not correct with respect to rights of partners? तो right to inspect the books of the firm हर पार्टनर के पास होता है, right to take part in affairs of the firm हर पार्टनर के पास होता है, right to share profits and losses भी है, right to receive salary at the end of each month. अब पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, वो उसका अलग से राइट नहीं है. सो इफ नथिंग इज मेंशन, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलता है. सो यहाँ पे वही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी. सो 10th का आंसर है डी. 11th assertion, charitable clinic run by 10 members is deemed to be a partnership firm. अब चैरिटेबल क्लिनिक है, पार्टनरशिप फर्म का बेसिक फीचर है कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए ओपन हो सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे असर्शन जो है ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया. रीजन फॉर अ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी अ बिजनेस, ये रीजन जो है ये ट्रू है, कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए विद प्रॉफिट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है या रीजन ट्रू है, तो 11th का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, K Limited is registered with authorized capital of 1 lakh shares of 10 each. Company issued 60,000 shares. All calls were made and duly received except final call on 8,000 shares. Amount of share capital shown in balance sheet. Okay. अब यहाँ पे कंपनी ने 60,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 each. सो बेसिक शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज है, बट इसमें से 8,000 शेयर्स पे हमको फाइनल कॉल ₹2 नहीं मिला है. ये शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स है. तो ये कॉल्स इन अरियर्स 8,000 शेयर्स इंटू ₹2 ईच, 16,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 5,84,000. सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट, A Limited issued shares of 10 each. These shares were offered to the directors and employees of the company. This type of issue is called. अब जब भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ESOP. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, कंपनी issued shares of 10 each. Jairaj holding 250 shares failed to pay first and second call of 2 each, whereas Viraj 200 shares failed to pay second call. Calls in arrears will be. दो शेयर होल्डर्स है, एक ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे नहीं किया, दूसरे ने सिर्फ सेकंड कॉल पे नहीं किया, तो सीधा मल्टीप्लाई करके कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा. अब पहला जो शेयर होल्डर है जयराज, उसके 250 शेयर्स है और उसने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों ₹2 है, मतलब टोटल उसने ₹4 पे नहीं किया. दूसरा शेयर होल्डर के पास है 200 शेयर्स, उसने सिर्फ सेकंड कॉल ₹2 पे नहीं किया. ये दोनों ऐड करेंगे तो अपना कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा. सो 1,400. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, H Limited purchased assets of 16,20,000 from B Limited and issued debentures at a discount of 10%. Number of debentures issued will be. Okay. अब इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है. 15th क्वेश्चन, इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए, विच इज अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. सो
अमाउंट ड्यू 16,20,000 है बिकॉज हमने 16,20,000 के एसेट्स परचेज किए. फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 10 और डिस्काउंट है 1 रुपी. अकॉर्डिंगली 1,80,000 डिवेंचर्स इश्यू होंगे. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. Retiring partner is compensated for parting with the firm's future profits in favor of continuing partner. The continuing partners contribute to such compensation. अब पहले तो ये सेंटेंस का मतलब समझते. जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, आगे उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. अकॉर्डिंगली बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एंड दे विल हैव टू पे सम कॉम्पनसेशन विच इज कॉल्ड गुडविल. सो ये गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होता है? तो ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो में. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए. 16 का आंसर है ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. 17th क्वेश्चन. SRM 5:3:2 बैलेंस शीट दिया है. अब बैलेंस शीट का डेट है 31st मार्च एंड R इज डाइंग ऑन 1st अगस्त. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स उसने फर्म में काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई. गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,75,000. Our share of profit calculated on the basis of profit of last year 75,000. Interest on capital 9% per annum. We have to prepare only R's capital account. So यहाँ पे R's capital account. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आएगी ओपनिंग बैलेंस. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आर का अमाउंट है 1,25,000. देन बैलेंस शीट में WCR है और कोई वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उसमें से आर का शेयर है 3/10, सो 9,000. उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट 9% पर एनम. अब आर का ओपनिंग कैपिटल है 1,25,000 इंटू 9% और उसने 4 मंथ्स फर्म में काम किया डेथ के पहले, तो इंटू 4/12. दिस कम्स टू 3,750. नेक्स्ट बैलेंस शीट में और कोई रिजर्व नहीं है. गुडविल ऑफ द फर्म है 1,75,000. उसमें से आर का शेयर कैलकुलेट करके बाय सर्वाइविंग पार्टनर्स, सो बाय एस बाय एम डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ आर शेयर ऑफ गुडविल इज 1,75,000 इंटू 3/10 is 52,500 एंड ओल्ड रेशियो अगर 5:3:2 है तो गेनिंग रेशियो 5:2 हो जाएगा. सो 52,500 को 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 37,500 एंड 15,000. उसके बाद आर शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 75,000. 75,000 में से आर का शेयर है 3/10 और उसने काम किया सिर्फ 4 मंथ्स फर्म में, तो इंटू 4/12. सो 3/10 1/3 1/10 7,500 आएगा. ये हो जाएगा बाय P&L सस्पेंस 7,500. ओके, अब आर का जो भी कैपिटल बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में. सो टोटल 134, 137, 174, 184, 189, 196, 197, 750. Next question. 18th question. G Limited issued 2,500 debentures of 100 each, redeemable at 8% premium, payable as 40 on application, balance on allotment. Past journal entries. यहाँ पे डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज करनी है.
फर्स्ट एंट्री हमेशा होता है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एंड क्वेश्चन में बोला है एप्लीकेशन मनी इज 40 रुपीज. सो 2500 डिवेंचर्स इंटू 40 रुपीज ईच, 1 लाख. इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ये भी 1 लाख. अब होगा अलॉटमेंट ड्यू. अब टोटल फेस वैल्यू 100 रुपीज है, प्लस इश्यू एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम. सो डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, इश्यू एट पार है तो प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं आएगा, बट रिडम्पशन के टाइम के प्रीमियम के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये प्रोविजन हमको क्रिएट करना है. और फिर एंट्री को टैली करने के लिए डेबिट में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. टोटल 2500 डिवेंचर्स. अगर एप्लीकेशन मनी 40 है तो अलॉटमेंट मनी बाकी का 60 रुपीज हो जाएगा. अलॉटमेंट मनी टोटल 60, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 8% है, सो 8 रुपीज. 1,50,000, 1,50,000, and 2500 into 8 is 20,000. Then बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट पूरा 1,50,000 रिसीव हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन. अरुण तरुण पवन, पीएसआर दिया है 431. ना यहाँ पे तरुण इज रिटायरिंग ऑन 30 जून. यूजुअली रिटायरमेंट साल के बीच में नहीं होता, बट ये क्वेश्चन में रिटायरमेंट साल के बीच में है. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म दिए हैं अलग अलग साल के. नाउ Arun and Pawan decided to share future profits in 3:2. Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. Past journal entries. अब because ये क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है, तो अलग से हमको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम आंसर का स्टार्टिंग वहीं से करते हैं. 19th क्वेश्चन. अरुण तरुण एंड पवन, PSR है 431, and Arun and Pawan new ratio है 3:2. So Arun's gaining ratio, new ratio 3/5 minus old ratio 4/8, and Pawan's gaining ratio, new ratio 2/5 minus old ratio 1/8. So यहाँ पे LCM हो गया 40, 8 3s are 24, 20, so 4/40, and यहाँ पे भी 40, 8 2s are 16 minus 5, 11/40. तो gaining ratio comes to 4:11. Then goodwill is 2 years purchase of average profit of last 4 years. अब इन्होंने प्रॉफिट 6 years के दिए, तो उसमें से लेटेस्ट जो 4 years है 21, 22, 23, 24, ये चारों साल का एवरेज निकालना है. अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट के लिए सारे प्रॉफिट्स ऐड करेंगे. 21 का है 10,000, 22 में देयर इज अ लॉस तो वो माइनस हो जाएगा, 23 में 40,000 एंड 24 में 50,000 डिवाइडेड बाय 4, so 90, 45, 22, 500. And goodwill is how many years purchase? 2 years purchase. So 22,500 into 2, पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा 45. इसमें से टी रिटायर हो रहा है, so टी शेयर ऑफ गुडविल इज 45,000 into उसका शेयर है 3/8. which comes to 16,875. अब इसके लिए क्वेश्चन में पूछा है जर्नल एंट्रीज. सो जर्नल एंट्री में एक बेसिक लॉजिक हमने पिछले सैंपल पेपर के वीडियोस में भी डिस्कस किया है. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये बेसिक लॉजिक आप ध्यान में रख सकते हो. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR सब में काम आएगा. तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है,
जो है A and P, and sacrificing partner retiring partner है, so T is capital. टोटल है 16,875. इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो है 4:11. So 4,500 and 12,375. Okay, next question. Amar, Bharat and Satish are partners. 90,000, 70,000, 50,000 की कैपिटल्स है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सतीश का कमीशन एंड नेट प्रॉफिट दिया है. वी हैव टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये है क्वेश्चन 20. P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहली एंट्री होती है नेट प्रॉफिट की. तो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है 51,300. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, 7,000, 5,000. So 9 plus 7 is 16 plus 5, 21. उसके बाद पार्टनर्स के ड्राइंग्स है 6,000 पर मंथ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12%. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब तीनों पार्टनर ने 6,000 पर मंथ, सो 12 into 6, 72,000 विड्रॉ किया है. डेट ऑफ ड्राइंग्स दिए नहीं है, तो हम हमेशा 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. अकॉर्डिंगली 72,000 into 12% into 6/12. अब ये हर एक पार्टनर के लिए होगा और टोटल 3 पार्टनर्स है, तो ये हो जाएगा इंटू 3. सो टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,960. देन सतीश का कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. सो टू कमीशन नेट प्रॉफिट है 51,300 इंटू 5%, विच कम्स टू 2,565. इसके बाद जो बैलेंस बचता है ये हो जाएगा सरप्लस. सो टोटल है 63, 64, 260. एंड यहां का टोटल है 23,565. सो 40,965. Sorry, 695. Okay. Then next question. 21, A and B 3:2 firm is dissolved. अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं और इसका हमको जर्नल एंट्री पास करना है. सो एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ के साथ साथ में जर्नल एंट्री करेंगे. मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 टेकन ओवर बाय A. 21. अब मशीनरी जो है ये एसेट है, वो रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड होता है. जब कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा. तो अकॉर्डिंगली A's कैपिटल टू रियलाइजेशन. मशीनरी का वैल्यू है 40,000, 10% लेस करके ये 36,000 में टेक ओवर होगा. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन पार्ट पेमेंट. अब ये एसेट टेकन ओवर बाय लायबिलिटी कुछ भी एंट्री नहीं होता, बट एसेट का वैल्यू सिर्फ 30,000 है और लायबिलिटी 75 है. तो एसेट टेक ओवर होने के बाद भी 45,000 का लायबिलिटी बचता है और उसी के लिए दिया है बैलेंस पेड इन कैश एट 10% डिस्काउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 45,000 के जो क्रेडिटर्स बचते हैं माइनस 10%, 40,500 पे हो जाएगा. नेक्स्ट, B agreed to accept 3,800 in full settlement of his loan of 4,000.
अब बी जो है ये पार्टनर है, पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में नहीं आता, अलग से शो होता है। एंड उसके लिए हम उसको पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, पूरा अमाउंट पे नहीं करना है। सो बीज लोन है 4000, बट टू कैश पे करना पड़ रहा है सिर्फ 3800 इन फुल सेटलमेंट। रिमेनिंग जो गेन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 200। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, आउट ऑफ विच 12,000 वाज टू बी बोर्न बाय द फर्म। अब वैसे तो 15,000 पे किया है, इसमें से 3,000 ए को खुद को बेयर करना था और बाकी का फर्म को बेयर करना था। सो जो एक्सपेंस फर्म को बेयर करना है ये फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में आना चाहिए, जो है 12,000। एंड बिकॉज ये ए ने पे किया है तो 2 एज कैपिटल आएगा 12। रिमेनिंग 3,000 रिकॉर्ड ही नहीं होगा, बिकॉज वो ए को ही बेयर करना चाहिए था और ए ने ही उसको पे किया है, तो फर्म को वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अभी बैलेंस शीट LTNS का दिया है 3:1:1 एंड एडजस्टमेंट्स बहुत कम है बैलेंस शीट में ही, बस फंड्स ज्यादा है। तो एम इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर और वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम दिया है। एंड यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछी है। सो जर्नल एंट्रीज करने के लिए ये है क्वेश्चन 22। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की ही जर्नल एंट्रीज करते हैं। बैलेंस शीट में वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व 23,000 है, जबकि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम सिर्फ 13,000 है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, बट जो एक्स्ट्रा रिजर्व बचा है 10,000 ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो WCR टोटल है 23, टू वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 13,000 हम बुक्स में रखेंगे, एंड टू पार्टनर्स, सो L T एंड S। रिमेनिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1:1, सो 6,000 2,000 2,000। देन बैलेंस शीट में बहुत सारे रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व है, P&L है, IFF है, तो ये सारे रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो अकॉर्डिंगली ये सारे रिजर्व डेबिट होंगे। मैं सभी रिजर्व्स के लिए एक सिंगल एंट्री कर रहा हूँ। सो जनरल रिजर्व, P&L एंड IFF। जनरल रिजर्व है 25,000, P&L है 35,000 और IFF है 20,000। टू पार्टनर्स कैपिटल, सो L T एंड S। अब टोटल यहाँ पे 60 + 20 80,000 है। 80,000 को ओल्ड रेशियो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 80,000 इज 16, तो 16 16 एंड 48। इसके बाद बैलेंस शीट एसेट साइड पे अगर देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी एक रिजर्व है जो कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अकॉर्डिंगली इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एल्स कैपिटल, टीज कैपिटल, एसएस कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 25, सो 15,000 5,000 5,000। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उसका कुछ जर्नल एंट्री नहीं होगा, बस रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन। P लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1। उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल दिया है। एप्लीकेशंस मिले 12,000, प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। A who applied for 120 failed to pay allotment and call. Then Mr. B who was allotted 200 shares failed to pay call. All the shares were forfeited and 150 shares are reissued at ₹8। यहाँ पे हमको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। सो इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन।
टोटल हमको 12,000 एप्लीकेशंस मिले, इनटू एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज, सो 36,000. देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एंड बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट है टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा. 10,000 शेयर्स ही हमने इश्यू किए थे, सो 12,000 इंटू 3 36,000 रिसीव हुआ. 10,000 इंटू 3 30,000 कैपिटल में गया, एंड 2,000 इंटू 3 6,000 एडजस्टेड. इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है. तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR. अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है, सो 10,000 इंटू 4, जिसमें से 3 रुपीज कैपिटल 1 रुपी प्रीमियम, सो 40 30 एंड 10. एंड जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. सबसे पहले 40,000 में से 6,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, सो 40,000 माइनस 6,000 तो आता है 34. देन मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 120 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, तो उसका वर्किंग नोट बनाएंगे. 12,000 एप्लीकेशंस को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 120 अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड x, 100 शेयर्स अलॉटेड आ जाएगा. तो 20 शेयर्स एक्सेस इनटू एप्लीकेशन मनी 3, शेयर होल्डर ने हमको 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया है. जब ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी हमको पे करेगा तो 100 शेयर्स पे 4 रुपीज 400 देना चाहिए, जिसमें से 60 रुपीज एडजस्ट करने के बाद 340 रुपीज मिलेगा. सो 340 रुपीज उसने पे नहीं किया, सो कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट है 340, जो यहां से माइनस होगा. सो 33,660. देन अलॉटमेंट के बाद कॉल, सो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इनटू कॉल मनी भी 4 रुपीज है, सो 40,000. अब जब ये कॉल रिसीव होता है तो 2 शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी पे नहीं किया. एक तो मिस्टर ए है जिसके 100 शेयर्स है, उसने कॉल मनी पे नहीं किया. दूसरा मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, उसने भी पे नहीं किया. सो टोटल 300 शेयर्स पे हमको कॉल मनी रिसीव नहीं हो रहा. तो 10,000 माइनस 300, 9,700 शेयर्स पे हम रिसीव करेंगे. सो 38,800 रिसीव होगा. देन इसके बाद दोनों के शेयर्स हम फॉरफिट करेंगे. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का फॉरफीचर एंट्रीज हम लोग सेपरेट पास करेंगे. टू शेयर फॉरफीचर, और इसने पे नहीं किया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. ए के है 100 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू 10 रुपीज, प्रीमियम है 1 रुपी. अलॉटमेंट के टाइम उसका कॉल्स इन अरियर्स हमने कैलकुलेट किया है 340, एंड कॉल मनी है 4 रुपीज, सो 400. यहाँ पे 1,100, सो 1,100 माइनस 740, सो 360 रुपीज आ जाएगा फॉरफीचर. वैसे ही मिस्टर बी के शेयर्स भी फॉरफिट करेंगे, बट यहाँ पे प्रीमियम डेबिट नहीं होगा बिकॉज उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है. इसका सिर्फ कॉल के टाइम कॉल्स इन अरियर्स है. बी के है 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसमें से कॉल मनी है 4, सो 2,800 एंड 1,200. अब री इश्यू करते टाइम टोटल 300 शेयर्स जो फॉरफिट हुए उसमें से सिर्फ 150 शेयर्स री इश्यू हो रहे फॉर 8 रुपीज. सो बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल 150 shares into 8 rupees each, 2 rupees forfeiture, 10 rupees capital. So 1,500, 300, 1,200. Then जब ये 150 shares रीइश्यू हो रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए बोला है, तो ए के 100 शेयर्स आ गए
और 50 शेयर्स जो है वो हम बी से लेंगे। अकॉर्डिंगली कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी वैसा होगा। ओके, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ए के सारे शेयर्स हम री इश्यू कर रहे हैं, ए का पूरा फॉरफीचर अमाउंट लेंगे 360 रुपीज। बी के 200 शेयर्स में से हम सिर्फ 50 शेयर्स लेने वाले हैं, तो 200 शेयर्स के लिए बी का फॉरफीचर अमाउंट है 1200, तो 50 शेयर्स के लिए होगा x, तो ये हो जाता है 300, एंड इसमें से माइनस होगा री इश्यू के टाइम का 300, सो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 360 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, TYR इक्वल पार्टनर्स है 1:1:1, बैलेंस शीट दिया है। नाउ Y इज रिटायरिंग, उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग रेंट। देन T and R brought in 12,250 and 26,250 to pay off Y, prepare necessary ledger accounts. Okay, so 24th question, सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए पहला एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोला है 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स जो इनर कॉलम का अमाउंट है 22,500, उस पर 10% होता है 2,250, बट हमारे पास पहले से 2,500 का प्रोविजन है, 250 रुपीज ज्यादा है, तो उसको कम करना है, तो ये गेन हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 250। देन बिल्डिंग इज इंक्रीज टू 66, पहले से बिल्डिंग सिर्फ 60,000 था, तो अभी गेन हो गया 6,000, सो बाय बिल्डिंग 6,000। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 4,000, तो ये लॉस हो गया टू फर्नीचर 4,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 750 टू बी प्रोवाइडेड, ये एक लायबिलिटी है, सो लॉस हो जाएगा डेबिट में 750, तो यहाँ पे 6,250, 4,750, तो टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट 6,250, तो यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स की कैपिटल्स है 30, 20 एंड 16, सो 30, 20 एंड 16। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और P&L, ये दो रिजर्व्स है, दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो बाय जनरल रिजर्व PSR इक्वल है, सो 5,000, 5,000, 5,000। उसके बाद P&L 3,000, सो ये 1,000, 1,000, 1,000। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 15, सो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5, 5, 5। उसके बाद एसेट साइड पे कोई रिजर्व नहीं है। वाई रिटायर होने के बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज 28,800, तो इसमें से पहले वाई का शेयर निकालेंगे विच विल बी 1/3, दैट विल कम टू 9,600 रुपीज, और बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये एंट्री होता है, सो गेनिंग पार्टनर्स हो जाएंगे बाय टी एंड आर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा टू वाइज कैपिटल। 9,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 4,800, 4,800, और जब y लिखते हैं तो t और r के कॉलम में 4,800, 4,800। अब t एंड r जो है वो कैश लेके आ रहे हैं, तो जब भी कोई पार्टनर कैश लेके आता है तो बाय कैश यहाँ पे 12,250 एंड 26,250, एंड जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज पेड ऑफ, सो टू कैश। अब यहां पे बैलेंसिंग करेंगे, y का जो बैलेंस है
25, 26, 31, 35, 39, 40,600 ये पे हो जाएगा। एंड बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो 30, 40, 41, 53, 250 minus 4,800, तो ये 48, 450 एंड इस तरफ 16, 21, 22, 27, 53, 250 वापस एंड minus 4800 will be 48, 450। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ लेजर अकाउंट्स पूछे हैं, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, इसलिए रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल यही दो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर एंड एस पीएसआर दिया है 3:1, बैलेंस शीट दिया है। द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड रियलाइजेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है और उसमें हमको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। सो 25th क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के स्टार्टिंग में सबसे पहले डेबिट में सारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो सबसे पहला एसेट है बैंक, ये रियलाइजेशन में नहीं आता। एसिस कैपिटल भी रियलाइजेशन में नहीं आता, P&L भी नहीं आता है, बस सन्ड्री एसेट्स एक ही है जो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। देन लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 15,000 एंड मिस आर्स लोन, तो मिस आर एक आउटसाइडर है, पार्टनर नहीं है, तो उसका लोन रियलाइजेशन में आएगा। तो बाय मिस आर्स लोन अमाउंट है 5,000 एंड आर्स कैपिटल आएगा। अब सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 55,000 एडजस्टमेंट में बोला है। सो बाय कैश और बाय बैंक 55,000 रियलाइज हुआ एंड क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। सो 2 कैश और 2 बैंक, 15,000 के क्रेडिटर्स में से 5% 750 माइनस करके 14,250 पे हो जाएगा। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोला है पेड 500 रुपीज। अब एसेट सेल हो गए, लायबिलिटी में मिस आर्स लोन का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अगर लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन न दिया हो तो उसको सेम बुक वैल्यू पे पे करना है 5,000। सो 19,750। नाउ रियलाइजेशन को टैली करेंगे तो 60, 70, 75 और यहाँ पे 79 है। सो 4,750 का डिफरेंस बाय पार्टनर्स कैपिटल ये हो जाएगा लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, ABC 211 बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। बैलेंस शीट के बाद बोला है B इज रिटायरिंग, गुडविल इज वैलिडेड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, बैड डेट्स, लीगल चार्ज, क्रेडिटर्स। B is paid 9,250 cash, balance transferred to loan and capital of new firm, तो capital adjustment भी है 90,000। prepare necessary ledger accounts। so सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का सबसे पहला एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये गेन हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% आ जाएगा 8,000। मशीनरी इज रिड्यूस टू 70%, मतलब 30% से डिक्रीज है। सो 2 प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 30% 10,500। देन बैड डेट्स अमाउंटेड टू 600। अब पहले से हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200 है, तो ये अलग से लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस लायबिलिटी है, तो ये आ जाएगा लॉस में 500 रुपीज। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब क्रेडिटर्स से अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो ये गेन हो जाएगा 1,000 का एंड दिस इज इन रिटर्न फॉर इमीडिएट पेमेंट, सो कैश में से ये माइनस होगा।
एंड बी इज पेड। तो रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स हो गए 11 माइनस 9, 2000 का लॉस हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 40, 30 एंड 25। उसके बाद बैलेंस शीट में पी एंड एल रिजर्व है। सो बाय पी एंड एल 15,000 2:1:1, so 7,500 3750 3750। बैलेंस शीट में और कोई रिजर्व नहीं है। रिवैल्यूएशन में देयर इज अ लॉस, सो टू रिवैल्यूएशन लॉस 2000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:1 में, तो 1500 and 500। उसके बाद गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 21,500। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एंड पार्टनर्स के कैपिटल्स अगर देखते हैं 40, 30 एंड 25, सो टोटल कैपिटल्स 95,000 है। सो 95,000 पे 10%, 9,500 का नॉर्मल प्रॉफिट है। सो 21,500 माइनस 9,500, तो 12,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। एंड गुडविल इज 2 years परचेज, सो गुडविल विल बी 12,000 into 2 which is 24। अब यहाँ पे B is retiring, B का शेयर है 1/4, सो 24,000 का 1/4 6,000 होता है। गुडविल के लिए जर्नल एंट्री हमको पता है बाय गेनिंग, सो यहाँ पे A एंड C गेन करेंगे B के रिटायर होने के बाद, एंड 2 सैक्रिफाइसिंग, सो 2 B's कैपिटल। 24,000 इंटू 1/4 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, सो 4,000 2,000, और 2B लिखेंगे तो A और C के कॉलम में 4,000 2,000। देन B को हम 9,250 इमीडिएटली पे कर रहे हैं, सो टू कैश B को 9,250 पे कर देंगे। फिर जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर हो जाएगा B's लोन अकाउंट में। तो B के कॉलम में टोटल इज 37, 39, 750 एंड यहाँ पे 9,750 पे हो गया, सो 30,000। रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 90,000, सो टू बैलेंस कैरीड डाउन 90,000 को न्यू रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 60,000 30,000, और इसके बाद जो भी डिफरेंस बचता है वो टू कैश बाय कैश। सो यहाँ पे 65,000 डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट में सिर्फ 47,500 है, सो 12,500 का हो जाएगा बाय कैश डिफरेंस अमाउंट। एंड यहाँ पे 32,500 एंड यहाँ पे है 28,750, सो 1,250 3,750 का डिफरेंस वो भी बाय कैश। यहाँ पे भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ही पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, तो यहीं पे अपना आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, एस लिमिटेड रिडीम्ड ₹1 lakh डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब डिवेंचर्स रिडीम करना एक आउटफ्लो है, 1 लाख रुपीज के डिवेंचर है प्लस 10% प्रीमियम, तो 1,10,000 का आउटफ्लो होगा और यही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। सो 27th का आंसर है आउटफ्लो ऑफ 1,10,000। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कैलकुलेट आरएफओ। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक पिछले सैंपल पेपर में भी किया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है 1 लाख, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता नहीं है, तो ये सॉल्व करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 5 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख माइनस जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, तो कॉस्ट ऑफ RFO हो जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स दिए, करंट लायबिलिटीज ढूंढना है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, करंट एसेट्स दिया हुआ है 8 लाख, करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है, सो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 12 लाख। सॉरी माय मिस्टेक, करंट लायबिलिटी इधर आके पॉजिटिव, 4 लाख इधर आके माइनस, सो 8 माइनस 4 लाख रुपीस। ओके, देन क्वेश्चन 30, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट दिया हो या मार्केटेबल मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दिया हो जो हम शॉर्ट टर्म में सेल करने वाले हैं बेसिकली, तो ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है। और अगर वो सेल हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट से वो कैश में जाता है, जबकि दोनों ही कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, सो देयर वोंट बी एनी फ्लो, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही रहा। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, नो फ्लो। नेक्स्ट 31, लिक्विड रेशियो दिया है 1.5:1, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन लिक्विड रेशियो। अब जब हम गुड्स कैश में परचेज करते हैं, गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, बट स्टॉक जो है ये लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है, बट जो कैश हम पे कर रहे हैं उससे हमारा लिक्विड एसेट कम हो जाएगा, बिकॉज कैश इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। सो न्यूमरेटर में लिक्विड एसेट आता है लिक्विड रेशियो में, न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रेशियो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट लिक्विड एसेट्स विल रिड्यूस, so liquid ratio will also reduce. Next current ratio दिया है 3:1 और अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन 32 सबसे पहले दिया है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स हमने पिछले भी सैंपल पेपर वीडियो में डिस्कस किया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, इसके बदले कुछ भी वो कैश लेती नहीं है। सो करंट रेशियो में करंट एसेट्स अफेक्ट नहीं होंगे बिकॉज कैश नहीं आ रहा, करंट लायबिलिटी भी अफेक्ट नहीं होगा, तो बोनस शेयर इश्यू करके आ जाएगा नो चेंज इन करंट रेशियो। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स को हम रीपे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, बट रीपे करने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आए, तो एक नए फ्रेश इश्यू या नए शेयर्स हमने इश्यू किए, उससे हमको कैश मिला, वही कैश हमने पुराने शेयर होल्डर्स को दे दिया। सो जितना कैश बिजनेस में आ रहा है उतना ही कैश बिजनेस से जा रहा है, नो चेंज इन कैश, नो चेंज इन करंट एसेट्स, नो चेंज इन करंट रेशियो। सो बी पार्ट हो जाएगा नो चेंज। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग 60 सोल्ड फॉर 80। अब 60,000 के गुड्स सेल हो रहे हैं तो करंट एसेट्स पहले 60,000 से रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज स्टॉक जा रहा है, उसके बदले हमको 80,000 का कैश मिल रहा है, सो वापस करंट एसेट्स 80,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। सो नेट इफेक्ट क्या होगा कि करंट एसेट्स 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो भी इंक्रीज होगा। सो सी पार्ट में करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग बाय 20,000, सो करंट रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, कैलकुलेट ROI एंड डेट इक्विटी रेशियो। अब इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले ये दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। सो 33 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। PBIT के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 20%,
एंड कॉस्ट ऑफ RFO दिया है 5 लाख. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो सेल्स या RFO के ऊपर होता है और RFO का अमाउंट दिया नहीं है. तो अगर हम अज्यूम करते हैं लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर 20% है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ RFO 80 हो जाएगा. तो 80 के कॉस्ट में 20 का प्रॉफिट है. तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है 5 लाख रुपीज तो प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 1,25,000. अब 1,25,000 में से P&L के जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं तब जाके PBIT आता है. क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही PBIT हो जाएगा. सो PBIT हो गया 1,25,000. कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 7,50,000, तो 7,50,000 इंटू 100. This comes to 16.66%. नेक्स्ट रेशियो पूछा है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी. नेक्स्ट पूछा है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी. अब कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और इक्विटी दोनों कंपोनेंट होते हैं. क्वेश्चन में बोला नहीं है कि डेट एग्जैक्टली कितना है, तो यहाँ पे हमको डेट को 0 ही लेना पड़ेगा और पूरा 7,50,000 जो है वो इक्विटी हो जाएगा. सो डेट इक्विटी रेशियो 0 अपॉन 7,50,000 हो जाएगा. सो डेट नील होने की वजह से डेट इक्विटी रेशियो भी नील है. नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब यहाँ पे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछा है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है. तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे. कैश फ्लो सॉल्व करते टाइम ये मैंने टेक्निक कई बार बोला है कि आप पूरा एक साथ ही सॉल्व करो, पूरा फॉर्मेट पहले बना लो और फिर क्वेश्चन से उठा उठा के डायरेक्ट सही जगह पे पोस्टिंग कर दो. तो नेट प्रॉफिट के बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इससे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देन प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट, माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट, इससे आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स. ओके, अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है P&L जो 5 लाख से 3 लाख रिड्यूस हो रहा है. अब डिक्रीज इन P&L 2 लाख रुपीज, ये लॉस हो जाएगा तो नेगेटिव. देन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 से 1,20,000, सो हमने 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16 से 24 इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 8,000 ऐड हो जाएगा. ट्रेड पेएबल 75 से 91 वापस इंक्रीज हो रहा है, सो ट्रेड पेएबल 16,000 ऐड हो जाएगा. देन प्रीपेड सैलरी 5 से 2 एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, सो प्रीपेड सैलरी 3,000 डिक्रीज ऐड हो जाएगा. गुडविल 20 से 15 रिड्यूस हो रहा है, इसको डेप्रिसिएशन या गुडविल के लिए टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन. सो गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. एंड ट्रेड रिसीवेबल 210 से 240 इंक्रीज हो रहा है, सो ट्रेड रिसीवेबल 30,000 नेगेटिव. सारा पोस्टिंग हो गया, अब बस टोटलिंग करना है. सो नेगेटिव 2 लाख प्लस 45, तो नेगेटिव 1,55,000 होगा. देन 16 प्लस 3 19 प्लस 8 इज 27, तो माइनस 3 1,58,000 नेगेटिव. और टैक्स पेड नहीं दिया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 1,58,000. सो ये हमारा एक और CBSE सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ. अकाउंट्स के ऐसे अलग अलग पेपर हम आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में.
तब तक पढ़ते रहे।